हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेजरिंग एग्रीमेंट। बहुत आराम से एक एक चीज़ सुनना और समझना, और एक बार में सारी बातें आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। हमें वेजरिंग भी समझना है और कंटीजेंट एग्रीमेंट्स भी समझना है। इसके ऊपर डिफरेंस एग्जाम में पूछ लिया जाता है या छोटी सी केस स्टडी बना के पूछ ली जाती है। सर, वेजरिंग एग्रीमेंट होता क्या है? कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो हुआ जिसके अंदर दो पार्टी प्रॉमिस करती हैं कि वो एक दूसरे को मनी या मनी के इक्विवेलेंट कुछ देंगी ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। क्या बोल गए सर, इतना टेक्निकल? सुनो, मैंने क्या बोला? दो पार्टीज आपस में एग्रीमेंट करती हैं कि वो एक दूसरे को या तो पैसा देंगी या पैसे के इक्विवेलेंट कुछ देंगी। लाइक शर्त लग गई कार की या 5-5 हज़ार की, तो मनी या मनी के इक्विवेलेंट कुछ ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। नाउ व्हाट इज दिस हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट? ये क्या है सर? ध्यान से समझिए। सपोज मुझे लग रहा आज बारिश आएगी। मैंने आपसे शर्त लगा ली कि आज बारिश आएगी। मैंने कहा नहीं, आपने कहा नहीं आएगी। मैंने कहा लग गई 5-5 हज़ार की। नाउ द इवेंट इज रेन। हियर द इवेंट इज व्हाट? रेन। इट विल हैपन और इट विल नॉन हैपन। या तो वो होगा या वो नहीं होगा। ऑन हैपनिंग मैं कह रहा हूं बारिश आएगी। अगर आती है तो आप मुझे 5 हज़ार दोगे, नहीं आती है मैं शर्त हार जाऊंगा, आप मेरे से 5 हज़ार ले लोगे। तो दिस इज अ वेजरिंग एग्रीमेंट वेयर two parties enter into an agreement to pay money or money's worth या money के equivalent कुछ on the happening or non-happening of an uncertain event। अब uncertain event क्यों? कि बारिश मेरे कंट्रोल में है, क्या आपके कंट्रोल में है? It is very much uncertain। समझ में आया? हैपनिंग पे भी और नॉन हैपनिंग पे किसी एक पार्टी को फायदा होने वाला है। तो सर, वेजरिंग एग्रीमेंट जितनी शर्तें होती हैं वो वेजरिंग होता है? जी हाँ, जितनी शर्तें होती हैं वो वेजरिंग हो सकती हैं। क्या बोला? हो सकती हैं। हो सकती हैं? जी हाँ। होती नहीं है, हो सकती हैं। अगर अब मैं जो कंडीशंस बताने जा रहा हूं ये फुलफिल हो रही हैं तो जो आप शर्त लगा रहे हो वो एक तरह से वेजरिंग एग्रीमेंट है। सर कौन सी कंडीशंस? ओनली देयर आर 4 कंडीशंस। दीज मस्ट बी फुलफिल्ड to be have a wagering agreement. What are these, sir? The point number 1, the first condition is कि वो जो इवेंट जिस पे आप कंडीशन शर्त लगाने जा रहे हैं वो इवेंट जिसकी हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे मनी या मनी की वर्थ पे की जाएगी या रिसीव की जाएगी, वो इवेंट अभी तक नहीं हुआ है। वो अभी तक इवेंट नहीं हुआ है एंड वो अभी तक अनसर्टेन है। अभी तक नहीं हुआ है, वो अभी अनसर्टेन है, मतलब इन फ्यूचर पता लगेगा कि वो होगा या नहीं होगा। या अगर वो इवेंट हो भी गया है, वो इवेंट अगर हो भी गया है तो बोथ ऑफ द पार्टीज आर नॉट अवेयर अबाउट दिस फैक्ट। बोथ ऑफ द पार्टीज आर नॉट अवेयर अबाउट दिस फैक्ट। लेट अस टेक एन एग्जांपल। मैंने बोला मौसम देख के मुझे लगता है यार कल पाकिस्तान में बड़ी जबरदस्त बारिश आई होगी। मेरा फ्रेंड कहता है पागल है क्या? मैंने कहा देख हवा वहां से आ रही है, उस साइड पाकिस्तान है, बादल आ रहे हैं, पक्का बारिश आई होगी। कहता मतलब ही नहीं उठता। मैं लगा ले शर्त। ना उसको पता है ना मुझको पता है, दोनों ने शर्त लगा ली। वी आर नॉट अवेयर अबाउट द फैक्ट दो इवेंट हैज बीन हैपन। सुबह वहां बारिश आई होगी नहीं आई होगी वो हो चुका है, बट ना उसको पता है ना मुझको पता है। We both are unaware about this fact. Yes or no? Sure. So still it can be a wagering. So the very first condition is the event has not yet happened, and if it has been happened, either of the party is not aware about it. समझ में आई बात? Sure. Point number 1. Point number 2, दोनों में से किसी भी पार्टी का इवेंट पे कंट्रोल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने मैंने शर्त लगाई बारिश होगी या नहीं होगी, तो ना उस पर आपका कंट्रोल है ना मेरा कंट्रोल है।
यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ना उस पर आपका किसी तरीके से कंट्रोल है, ना मेरा किसी तरीके से कंट्रोल है। सपोज लेट अस टेक एन एग्जांपल, शर्त लगाई मैंने अपने दोस्त के साथ कि मेरे घर में देखियो शाम तक पूरे फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर तीनों में लाइट्स लग जाएंगी। और उसने का मतलब ही नहीं उठता। मैंने कहा देख लियो, लगा के छोड़ूंगा। इट्स नॉट अ वेजरिंग बिकॉज आई हैव द कंट्रोल ऑफ द इवेंट। इट इज अप टू मी, either I can perform it, either I can decline it. So it will not be a wagering because I have the control over it. So to be a wagering, the second condition is that neither of the party, किसी भी पार्टी का एग्रीमेंट पे कंट्रोल नहीं होना चाहिए, उस इवेंट पे सॉरी कंट्रोल नहीं होना चाहिए। एग्रीमेंट बोल दिया मैंने, समझ में आया? तो वेजरिंग क्या है? इट इज एन एग्रीमेंट टू पे मनी और मनीज वर्थ ऑन द determination on the happening or non-happening of a certain uncertain event. ठीक है? There are 4 conditions. The very first condition is event is not yet happened, or if it has been happened, neither of the parties is aware about the effect. ठीक है? Second point is what? Neither of the party should have the control over the event. समझ में आ गया यहाँ तक? Point number 3 क्या है सर? The point number 3 is that both the parties stand in a equal position to win or to lose. दोनों पार्टीज जो वेजरिंग एग्रीमेंट में एंटर कर रही हैं, दोनों पे इक्वल चांसेस हैं, या तो वो जीतेंगी या वो हारेंगी। जैसे ए और बी के बीच में शर्त लगी कि देयर विल बी अ रेन और नॉट, सो बोथ द पार्टीज आर इन द इक्वल पोजीशन, ईदर ए कैन विन और ईदर बी कैन विन। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? श्योर? पक्का? 3 पॉइंट क्लियर है? कौन सा फर्स्ट क्या था बताओ? इवेंट अभी तक हैपन नहीं हुआ है, अगर हो गया है तो किसी भी पार्टी को नॉलेज नहीं है। वेरी गुड। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 क्या था ये बताओ? किसी भी पार्टी का कंट्रोल नहीं है। वेरी गुड। पॉइंट नंबर 3 क्या था? सर दोनों पार्टीज के हारने जीतने के बराबर के चांसेस है। पक्का? श्योर? पॉइंट नंबर 4 की बात करूं, नीदर ऑफ द पार्टी शुड हैव द लेजिटिमेट कंट्रोल या लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ द इवेंट। अब सर ये लेजिटिमेट इंटरेस्ट क्या होता है? लेजिटिमेट इंटरेस्ट इज लीगल इंटरेस्ट। व्हाट इज दिस लीगल इंटरेस्ट सर? सपोज मैंने अपने गुड्स बाय ट्रांसपोर्टेशन दिल्ली से मुंबई भेजे, दिल्ली से मुंबई मैंने ट्रांसपोर्टेशन में कुछ गुड्स भेजे, एंड ट्रांसपोर्ट वाले के साथ मेरा एग्रीमेंट हुआ कि अगर विद इन 3 डेज वो गुड्स नहीं पहुंचे तो he will pay me ₹10,000 as in compensation. So here it cannot be considered as an wagering agreement because वो जो गुड्स गए हैं उसके अंदर मेरा लीगल इंटरेस्ट है, लेजिटिमेट इंटरेस्ट है, इसलिए उसे वेजरिंग नहीं कहा जाएगा। समझ में आई बात? मतलब जो इवेंट है ना उसके अंदर ईदर ऑफ द पार्टी का किसी भी तरीके का कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। दैट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। ना उसमें ए का कोई लिंकेज है, ना उसमें बी का कोई लिंकेज है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं इसको? यस और नो? फॉर एग्जाम्पल मेरा एक अपने दोस्त के साथ मैंने शर्त लगा ली कि क्या बोलते हैं, मैंने उसको बोला देख मैं लॉ के लेक्चर इस डेट तक कंप्लीट कर दूंगा। उसने कहा मतलब ही नहीं उठता, तो कंप्लीट कर दे। ही नोज माई नेचर वेरी वेल, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, इसलिए बार बार रिकॉर्ड करता है और अच्छे से हुआ नहीं हुआ वो हुआ। यू विल नॉट बिलीव, मैं एक दिन के अंदर बहुत कम लेक्चर रिकॉर्ड कर पाता हूँ। रीज़न बीइंग आई एम वेरी क्वालिटी कॉन्शियस अबाउट द रिकॉर्डिंग, सो दैट्स वाई पहले पूरा एक अच्छी सी प्लानिंग करके फिर हम रिकॉर्ड करते हैं। तो सपोज उसके साथ मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, शर्त लगी, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन हुआ, उसने बोला कि नहीं कर पाएगा तो। आई नो वेरी वेल, मैंने कहा देख लो कर दूंगा चाहे कुछ हो जाए इस बार। So here it's not a wagering one. Why so? Because I have the legitimate interest in that. I have the legal interest in recording. Yes or no? So if all these 4 conditions are fulfilling, only then I will say that it's a wagering agreement. Otherwise I will say it's not a wagering. And what are these 4 conditions? I have discussed all with you. तो start करें, बुक में क्या लिखा हुआ है हमारी, चलिए आपके सामने है। Wagering agreement, according to Sir William Anson, it is an agreement to pay money or money's worth upon the determination of an uncertain event. For instance, there is a bet between A and B. A promises to pay to B ₹1,000 if it rains. B promises an equal amount if it does not rain.
एज पर सेक्शन 30 एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर आर वॉइड, ये वॉइड माने जाते हैं। अभी इस पर डिस्कशन लेटर ऑन करता हूँ, अभी बस इतना समझ लो वॉइड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट, मैंने आपको 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी, फटाफट एक बार रीड कर देता हूँ आपके लिए। इवेंट इज अनसर्टेन विच मीन्स ईदर द इवेंट हैज नॉट येट टेकन प्लेस और इफ द इवेंट हैज हैपेंड द पार्टीज आर अनअवेयर ऑफ द रिजल्ट। जस्ट रीड आउट द एग्जांपल एट योर ओन प्लीज। Neither party should have the control over the happening or non-happening of the event. If one party has control over the event, the transaction is not wagering one. Already discussed. Please read the examples at your own level. The essence of wager is that each side stands to win or to lose. It depends how the uncertain event takes place. However, if of the party may win but cannot lose, or both may lose or cannot win, it is not a wagering agreement. Like an example. मैंने आपके साथ शर्त लगाई, बारिश हुई 5,000 रुपये दूंगा, और बारिश इतनी तेज हुई कि घुटनों तक पानी भर गया तो 10,000 रुपये दूंगा। तो यार इसमें तो तुम जीत ही सकते हो और मैं हार ही सकता हूँ। इट्स नॉट अ वेजरिंग वन। समझ में आया? पक्का। नीदर पार्टी शुड हैव लेजिटिमेट इंटरेस्ट, दैट इज द लीगल इंटरेस्ट इन द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ द इवेंट अदर देन द सम और स्टेक। सिर्फ पैसे के लेने देने के अलावा कोई किसी भी तरीके का लीगल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। जस्ट रीड आउट द एग्जांपल, इट्स वेरी सिंपल। तो दिस इज व्हाट द वेजरिंग एग्रीमेंट इज। होपफुली आपको पूरा समझ में आया, ठीक है। इसके बाद हम कंटीजेंट एग्रीमेंट भी पढ़ेंगे। कंटीजेंट एग्रीमेंट में सारी बातें होंगी, बस उसमें क्या होगा, ये जो कंडीशन है ना, लेजिटिमेट इंटरेस्ट, ये प्रेजेंट होगा। अगर लेजिटिमेट इंटरेस्ट प्रेजेंट है ना, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग इट टू बी अ वेजरिंग, आई विल कॉल इट अ कंटीजेंट एग्रीमेंट। उसको मैं क्या बोल दूंगा, कंटीजेंट। अगर लेजिटिमेट इंटरेस्ट प्रेजेंट है, और नहीं है तो आई विल से इट अ वेजरिंग एग्रीमेंट। समझ में आया? शो चलिए एक बार ऐसे फटाफट यहां तक देखिए फास्ट। देखिए अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट की, वेदर इट इज वॉइड, इलीगल, लाइक दैट। सी, the wagering agreement is void, but in certain cases it has been declared illegal. Like in India, आप बैटिंग नहीं कर सकते। जब तक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय बैटिंग अलाउड नहीं है इंडिया में। मैचेस पे पैसा नहीं लगा सकते क्रिकेट मैच के ऊपर। इट इज इलीगल इन नेचर, वी नो वेरी वेल। सो वेजरिंग इज वॉइड, हाउएवर इफ इट हैज बीन स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड इलीगल तो उसे फिर इलीगल माना जाएगा। लेकिन गुजरात के अंदर वेजरिंग एग्रीमेंट इलीगल है। अगर आप शर्त लगाते हो शर्त लगाते हो किसी तरह की गुजरात के अंदर, तो दैट विल बी डिक्लेयर्ड एज इलीगल। दिल्ली में लगाते हो तो इट इज वॉइड, नॉट इलीगल। नाउ व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दिस वॉइड एंड इलीगल? वॉइड होता है तो क्या फर्क पड़ता है, इलीगल होता है तो क्या फर्क पड़ता है? सर लिसन टू मी वेरी केयरफुली, आई विल डिस्कस दिस इन डिटेल विद यू। See, wagering is void or wagering is illegal, it is going to impact the collateral transactions. Now, what is this collateral transaction, sir? The collateral means the attached transaction. Now, attached transaction, what exactly it is? Let us discuss. Suppose मैंने मिस्टर ए से 1 लाख रुपए लिए, मैंने मिस्टर ए से 1 लाख रुपए लिए। मुझे आपसे शर्त लगानी थी कि बारिश होगी नहीं होगी, इस पे हमें शर्त लगानी थी, और इसके लिए मैंने मिस्टर ए से 1 लाख रुपए उधार ले लिए। एंड आई लॉस्ट इट, मैंने 1 लाख रुपए आपको दे दिया, मैं हार गया, ठीक है। नाउ द इशू अराइजेस वेदर दिस 1 लाख जो कि मिस्टर ए ने मुझको दिए थे वो मुझसे रिकवर कर सकते हैं नहीं। तो यू विल से यस, कर सकते हैं सर, उनकी क्या गलती है। अब समझो आप, यहां पर जो वेजरिंग एग्रीमेंट हुआ था, मेरा और आपका हुआ था, बारिश होगी नहीं होगी, उसमें मैं 1 लाख रुपए हार गया। नाउ दिस इज वेजरिंग, और उसके चक्कर में, देसी भाषा में बोल रहा हूं, उसके चक्कर में मैंने 1 लाख रुपए मिस्टर ए से उधार लिए। तो इस वेजरिंग एग्रीमेंट के साथ, इस वेजरिंग एग्रीमेंट की वजह से मुझे वो 1 लाख रुपए मिस्टर ए से उधार लेने पड़े। तो उस ट्रांजैक्शन को हम बोलेंगे कोलैटरल। क्या बोलेंगे? कोलैटरल। समझ में आ गया? श्योर। Now, if the wagering is void, like in Delhi, in other states also except in Gujarat, wagering हमारा void है, तो जो collateral है, जो मैंने मिस्टर ए से 1 लाख रुपए लिए हैं, it is very much valid, meaning thereby he can recover the amount from me. There is no problem. However, like in Gujarat, the wagering is illegal. So if the wagering is illegal, the collateral will be void. What I said, the collateral will be void, meaning thereby गुजरात में हूं, मैंने आपसे शर्त लगाई। गुजरात का अगर कोई बच्चा देख रहा है तो भाई, अगर मैंने तेरे से शर्त लगाई
और मैं हार गया और मैंने मिस्टर ए से 1 लाख रुपए लिए थे वो शर्त लगाने के लिए, तो मिस्टर ए मेरे से पैसे रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो आपको इतनी सी बात याद रखनी है, इफ द वेजरिंग इज वॉइड द अटैच्ड ट्रांजैक्शन, द कोलेटरल ट्रांजैक्शन विल बी वैलिड। Point number 2, if the wagering is illegal, I am entering into an agreement with you and it is illegal. Wagering वो illegal अगर है, like मैंने आपसे क्रिकेट पे बेट लगाई, चलो मैं सेकंड एग्जांपल उसका लेता हूँ गुजरात का भी छोड़ के, मैंने क्रिकेट में सट्टा लगाया, हार गया 2 लाख रुपए, उसके लिए मिस्टर ए से मैंने पैसे लिए आपको देने के लिए। अब वहां पर क्या जिसने मुझे उधार दिया वो मेरे से पैसे रिकवर कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता, हिम्मत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रिकेट मैच पे बैट लगाना इंडिया में इलीगल है। तो वेजरिंग वहां पे इलीगल डिक्लेयर है, तो कोलेटरल ट्रांजैक्शन बाय डिफॉल्ट वॉइड डिक्लेयर हो गया। जिसने मुझे पैसे दिए वो फंस गया, वो मेरे से पैसे रिकवर नहीं कर सकता। तो आपको मेन बात समझ में आ गई ना? पक्का आ गई? चलिए, वेजरिंग एग्रीमेंट इज वॉइड, नो सूट शैल बी ब्रॉट फॉर रिकवरिंग द अमाउंट वॉन बाय द वेजर। ये बात तो आपको समझ में आ गई। वॉइड है तो ऑब्वियसली आप पैसे जीते भी हैं तो रिकवर नहीं कर सकते। हाउएवर वेजरिंग एंड कोलेटरल ट्रांजैक्शन, द कॉन्सिक्वेंसेस, वेजरिंग एग्रीमेंट इज वॉइड, हाउएवर इन गुजरात एंड महाराष्ट्र द वेजरिंग इज इलीगल। 2 स्टेट्स हैं, गुजरात एंड महाराष्ट्र, जहां इसको इलीगल डिक्लेयर किया गया। द ओनली मटेरियल डिफरेंस, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द ओनली जो लिखा हुआ है, द वॉइड एंड इलीगल एग्रीमेंट्स रिलेट टू देयर इफेक्ट अपॉन द कोलेटरल ट्रांजैक्शन। अ कोलेटरल ट्रांजैक्शन इज वन which is attached to main transaction, wagering agreement, if it is void, then transaction collateral to wagering transaction, जो if wagering agreement, if it is void, the transaction collateral to wagering transaction is not void but they are valid. For instance, example आप पढ़ लीजिएगा, wagering agreement being illegal so as collateral transaction is void. एग्जाम्पल्स आप पढ़ लीजिए। तो होपफुली आपको वेजरिंग क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके इफेक्ट समझ में आ गए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, नाउ वी हैव एक्सेप्शंस ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट। कुछ एक्सेप्शंस प्रोवाइड किए हैं। 2 वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर वॉइड बट इन दीज केसेस द wagering agreements will be considered as valid. What is the meaning of exception? यहाँ लिख लीजिए आप प्लीज कि in the following cases wagering agreement will be considered as valid one. ठीक है, फटाफट एक बार यहाँ तक सारा फास्ट अपना रिवाइज कर लीजिए जो भी आप नोट्स बना रहे हैं। तो चलिए वो केसेस डिस्कस करते हैं जहां पर wagering agreement valid होगा। The first is sale and purchase of shared stock and goods. ये क्या होता है? अगर आपने कोई भी एग्रीमेंट किया है टू बाय शेयर स्टॉक, शेयर्स बोलो, स्टॉक बोलो, वन ऑफ द सेम थिंग, या गुड्स, तो वो वेजरिंग नहीं है। बट द इंटेंशन शुड बी टू टेक द डिलीवरी। क्या बोला मैंने? इंटेंशन शुड बी टू टेक द डिलीवरी। व्हाट एग्जैक्टली इट इज सर? व्हाट इज इंटेंशन टू टेक द डिलीवरी? सपोज मैंने अपोलो टायर्स के शेयर हैं 250 रुपए का एक, ठीक है, मैंने वो बाय किया। आज सुबह मैंने अपोलो टायर्स के शेयर बाय किए 1250 रुपए के हिसाब से, एंड द सेम डे सुबह 9:30 बजे खरीदे, 3:30 बजे स्टॉक मार्केट बंद होती है। अब अगर मैंने सपोज 10 बजे 1000 शेयर 250 के हिसाब से खरीदे, मुझे पता है 3:30 बजेंगे जैसे ही, वैसे ही वो शेयर्स जो है मेरे अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएंगे T+2 की साइकिल की वजह से। मैंने क्या किया, 10 बजे खरीदे और उसको 12 बजे 260 रुपए में बेच दिया। 1000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से मैंने 10,000 का प्रॉफिट कमा लिया। माई इंटेंशन वॉज नॉट टू टेक द डिलीवरी ऑफ शेयर्स। मुझे सिर्फ उस पर प्रॉफिट लॉस बुक करना था। मैं डेली यही करता हूँ, सुबह उठा 10 बजे शेयर खरीदे, 12-1 बजे के आसपास उसे बेच दिया, चाहे प्रॉफिट हो रहा है चाहे लॉस हो रहा है, मैंने उसे बेच दिया। तो माई इंटेंशन इज नॉट टू टेक द डिलीवरी ऑफ द शेयर्स, to keep the shares, rather than my intention is to wager them. If the intention is to wager it, सिर्फ प्रॉफिट या लॉस बुक करना, सेम डे खरीदा बेचा, तो इट्स अ वेजरिंग। बट अगर मैंने 1000 शेयर खरीदे विद द इंटेंशन मैं इसे इन्वेस्टमेंट करूंगा 1 साल बाद, 1.5 साल, 2 साल, या इनफैक्ट 3 दिन भी मैं अपने पास रखूंगा, मतलब मैं शेयर्स अपने डीमैट अकाउंट के अंदर लूंगा, मैं उसे सेम डे आज ही खरीदा आज ही नहीं बेचूंगा,
तो माई इंटेंशन इज टू टेक द डिलीवरी ऑफ शेयर्स, देन इट विल नॉट बी अ वेजरिंग। तो शेयर्स में अगर आप डील कर रहे हैं तो वो वेजरिंग होगा या नहीं होगा, इट डिपेंड्स अपॉन योर इंटेंशन। अगर आप उसमें जुएबाजी कर रहे हो देसी भाषा में तो वो वेजरिंग है। अगर आप उसमें जुएबाजी नहीं कर रहे, आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से शेयर्स खरीद रहे हो तो इट्स नॉट अ वेजरिंग। यू कैन स्टडी, सेम बातें लिखी हुई। Thereafter there is a competitions. अगर competitions होते हैं which involve the skill, for example the picture puzzle, crossword competition, athlete competition are not wager. As per the prize competition act 1955, prize competition in games of skill are not wager. स्किल्स के जितने भी हैं वो वेजर नहीं है, बट उसकी भी एक कंडीशन है, क्या प्राइज मनी 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी रिवाइज्ड बट अभी तक नहीं किया गया है। लॉटरी इज अ गेम ऑफ चांस नॉट स्किल्स। तो लॉटरी में तो 1 रुपये का भी है तो वो वेजर है। तो लॉटरी इज अ गेम ऑफ चांस नॉट स्किल्स एंड देयरफॉर इट इज अ वेजरिंग एग्रीमेंट। सिमिलरली अ क्रॉसवर्ड पजल इन विच prizes depends upon matching of competitor solution which is previously prepared, a solution kept with the editor of a newspaper। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में क्रॉसवर्ड पजल आते हैं, लोग उसे फिल करते हैं, फिर भेजते हैं, फिर उनको इनाम मिलता है। तो दैट्स अ वेजरिंग स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड। इज अ लॉटरी, क्योंकि उसे लॉटरी की कैटेगरी में रखा गया। इस पर केस स्टडी हुई थी, करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए क्रॉसवर्ड पजल जो है उन्हें लॉटरी की कैटेगरी में रखा जाता है, इसलिए उन्हें वेजरिंग माना जाता है। तो लॉटरी एंड क्रॉसवर्ड पजल्स आर स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड टू बी अ वेजरिंग। समझ में आया? हॉर्स रेस कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ के बहुत हंसी आने वाली है आपको। अगर आप घोड़ों की रेस पे पैसा लगाते हो और जीतते हो, रिवॉर्ड मनी अगर 500 रुपये से ज़्यादा है तो वेजरिंग नहीं है, बट अगर रिवॉर्ड मनी 500 रुपये से कम है तो वेजरिंग है। अब लॉ की मैनिपुलेशन कह लो या ड्राफ्टिंग एरर कह लो, लिखा यही हुआ है। इफ एनी कॉन्ट्रैक्ट इज मेड टू रिवॉर्ड अ प्राइज इन काइंड और कैश फॉर अ वैल्यू 500 और मोर, इट इज नॉट वॉइड। 500 से ज्यादा है तो वॉइड नहीं है, इट्स वैलिड। 500 से कम है तो वॉइड। समझ में आया? देयरआफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज नॉट वेजरिंग, और वो तो हमें भी पता है भाई। सो अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हो तो उसमें आपका लेजिटिमेट इंटरेस्ट आ जाता है, लीगल इंटरेस्ट। यार मैंने इंश्योरेंस लिया, ठीक है, उसका प्रीमियम मैं पे कर रहा हूँ, अनडाउटेडली अमाउंट मिलेगा ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट। ये सोना कार का इंश्योरेंस लिया, अब कार का इंश्योरेंस लिया तो अगर एक्सीडेंट होता है तो ही कंपनी से क्लेम मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ये सुनो, तो कहीं ना कहीं ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग मिलेगा, फ्यूचर इवेंट पे मिलेगा जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वन पार्टी विन, दूसरी पार्टी लूज। अगर क्लेम लेता हूँ तो मैं जीत गया, वो हार गए, बट आई हैव द लेजिटिमेट इंटरेस्ट, सो इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ वेजरिंग एग्रीमेंट। मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखिए जरा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से करिए इसे। दो द पेमेंट ऑफ मनी बाय द इंश्योरर डिपेंड्स अपॉन द फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द वेजरिंग एग्रीमेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। Party has no interest in wagering. A party entering into an insurance agreement has personal interest either in the form of family protection after his death or health protection, whatever. Are against the public interest or opposed to public policy? Yes or no? Public interest में नहीं होते ये सब जो घटिया हरकतें। Are beneficial for the public? लॉस अमाउंट इज पेड फॉर विनिंग एंड विनिंग अमाउंट इज रिसीव्ड। कोई हारता है कोई जीतता है, लेकिन यहाँ पर पर्पस इज टू प्रोवाइड फंड इन केस ऑफ नेसेसिटी, जिसको नुकसान हुआ। ये वॉइड है, ये क्या है? वैलिड। अमाउंट इज फिक्स्ड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज, हाउएवर अमाउंट ऑफ पॉलिसी इज फिक्स्ड बाय कस्टमर एंड प्रीमियम अमाउंट इज फिक्स्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी विच रिक्वायर स्किल्स। यहाँ क्या स्किल्स चाहिए? जो दिमाग में आया बोल दिया, लगा लो 5000 की शर्त, 10,000 की, जितनी औकात है उतनी शर्त लगा लो, बट इट इज नॉट अप टू औकात। यहाँ कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट बताता है, अकॉर्डिंगली इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम बताती है। तो ये था हमारा वेजरिंग एग्रीमेंट विद डिफरेंस विद, हाँ जी, इंश्योरेंस के साथ। एक्सेप्शंस देखी, इफेक्ट देखा, सब कुछ देख लिया, इसी के साथ वेजरिंग पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कंटीजेंट एग्रीमेंट की। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम कंटीजेंट एग्रीमेंट के बारे में। मेजर पार्ट इसका वही है जो आपने वेजरिंग के अंदर पढ़ा। मैंने आपको वहां पे भी बताया था कि वेजरिंग में लेजिटिमेट इंटरेस्ट नहीं होता। अगर आप कंटीजेंट की बात करें तो उसमें लेजिटिमेट इंटरेस्ट होता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, जो मैंने आपको वेजरिंग में भी दिया था कि मैंने अपने गुड्स ट्रांसपोर्ट से दिल्ली से मुंबई भेजे। ट्रांसपोर्ट वाले ने बोला सर 3 दिन में पहुंच जाएंगे। मैंने कहा अगर नहीं पहुंचे तो उसने बोला सर अगर 3 दिन में गुड्स नहीं पहुंचे तो आई विल पे यू ₹10,000।
So the transporter is ready to pay me compensation of rupees 10,000 in case goods which are supposed to reach in 3 days doesn't reach their destination within 3 days. Yes or no? Sure. तो यहां पर जो गुड्स गए हैं दिल्ली से मुंबई, उसमें मेरा लेजिटिमेट इंटरेस्ट है. तो इट्स नॉट अ वेजरिंग बट इट विल बी कंसिडर्ड एज अ कंटीजेंट एग्रीमेंट. समझ में आ गया? श्योर. तो कंटीजेंट है क्या सर? एग्जैक्टली कंटीजेंट एग्रीमेंट बेसिकली इट्स एन एग्रीमेंट टू डू और नॉट टू डू समथिंग. टू डू और not to do something if the transaction collateral to such agreement happens or does not happens. Now what is this to do or not to do something? वो 10,000 रुपए देगा या नहीं देगा, that is to do or not to do something. If the transaction collateral to that, what is this transaction collateral to that? Attached to that. क्या है यहां पे अटैचमेंट? कि वो गुड्स 3 दिन में मुंबई पहुंचेंगे दिल्ली से या नहीं पहुंचेंगे. दिस इज द ट्रांजेक्शन कोलैटरल. समझ में? हैपन्स और डज नॉट हैपन. अगर हुआ 3 दिन में पहुंच गए तो वो मुझे 10,000 नहीं देगा, नहीं पहुंचे तो वो 3 दिन में मुझे 10,000 रुपए दे देगा. समझ में आया? थोड़ा सा वॉइस मॉड्यूलेशन हो रहा है, गला खराब है, इस चक्कर में प्लीज मैनेज करो. रिकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए उसे अवॉइड नहीं कर सकता. प्लीज इतना सा तो आप मैनेज कर पाएंगे. तो आइए देखते हैं. कंटीजेंट एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन. बस इसमें क्या है? लेजिटिमेट इंटरेस्ट एग्जिस्ट करता है. एग्जाम्पल, अ कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी ₹1 लाख इफ बीज हाउस इज डिस्ट्रॉयड बाय फायर. बी को बोला गया, बी के घर के नीचे कोई रेस्टोरेंट चला रहा था, बी को डर लगता था कि कहीं सिलेंडर फट गया तो मेरा घर भी फट जाएगा. तो उसने रेस्टोरेंट के मालिक ने बोला अगर ऐसा हुआ तो आई विल पे यू ₹1 लाख एज कंपनसेशन. सो टेल मी वेदर इट्स अ वेजरिंग? नॉट एट ऑल, क्योंकि बी के घर में बी का लेजिटिमेट इंटरेस्ट है. समझ में आया? सो वेरी सिंपल. अगर एग्जाम में केस स्टडी आती है, लेफ्ट हैंड गेम, अच्छा राइट बजा दिया क्या? लेफ्ट हैंड गेम आप उसे पता लगा लेंगे. सो दिस इज अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट. Contract of insurance other than the life insurance are contingent contracts. ये बात ध्यान रखनी है. Essentials of a contingent contract. देखिए जरा, काफी बातें आपको पता है. The performance of a contingent contract is made dependent upon the happening or non-happening of an uncertain event. बताया तो अभी, गुड्स पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे और वो भी अनसर्टेन है, 3 दिन बाद पता लगेगा. Yes or no? Sure. एग्जाम्पल आप पढ़ लीजिए. वेजरिंग में मेजर बातें हो चुकी हैं इसलिए थोड़ा सा पेस मोड पे चल सकते हैं. नेक्स्ट आगे देखिए. कंटीजेंसी कॉन्टेम्पलेटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट. जो कंटीजेंसी आपने यहां पे रखी है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट से अटैच होनी है. इट मीन्स दैट कॉन्ट्रैक्ट हैज ऑलरेडी अराइजन बट इट्स परफॉर्मेंस कैन नॉट बी डिमांडेड अनलेस द कोलैटरल इवेंट हैपन्स और डज नॉट हैपन्स. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. व्हाट एक्जेक्टली इट इज सर? क्या है ये? तो समझिए, मैंने गुड्स दिल्ली से मुंबई भेजे, मेरा और ट्रांसपोर्टर का ऑलरेडी एग्रीमेंट हो चुका है, मैं उसे पैसे दे चुका हूं एंड वो गुड्स को ट्रांसपोर्ट में निकाल चुका है. कॉन्ट्रैक्ट हमारा ऑलरेडी अराइज हो चुका है. अब उसके अंदर एक कोलैटरल ट्रांजैक्शन है, एक अटैच्ड कंडीशन है कि वो गुड्स 3 दिन में पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे. अगर पहुंच गए, ही विल नॉट पे मी इवन अ रूपी. अगर नहीं पहुंचे 3 दिन के बाद, अगले दिन चौथे दिन भी पहुंचे तो ही विल पे मी द कंपनसेशन ऑफ ₹10,000. यस और नो? सो नाउ रीड इट. कंटीजेंसी कॉन्टेम्पलेटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, उससे में कंटीजेंसी है कि वो चीज 3 दिन में पहुंचेगी या नहीं. मस्ट बी कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट. वो कॉन्ट्रैक्ट से अटैच है. It means that contract has already arisen but its performance cannot be demanded unless the collateral event happens or does not happen. मैं उससे 10,000 रुपए मांगूंगा या नहीं मांगूंगा, ये डिपेंड करेगा कि जो कोलेटरल ट्रांजैक्शन है वो होती है या नहीं होती. समझ में आया? श्योर. चलिए, इसके बाद सच अ कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ प्रपोजल ऑफर से अलग है. अब ये क्या है?
देखिए इस चीज को समझिए कि कंटीजेंट एग्रीमेंट जो है ऑफर से अलग है। किस तरीके से? सपोज मिस्टर ए का डॉग खो गया, मिस्टर ए का डॉग खो गया, उन्होंने बोला कि जो मेरे कुत्ते को ढूंढ के लाके देगा मैं उसको 10,000 रुपए दूंगा। इट्स एन ऑफर, इट्स नॉट अ कंटीजेंट एग्रीमेंट। बिकॉज कंटीजेंट एग्रीमेंट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी अराइज हो चुका है। अरे जो मेरे कुत्ते को ढूंढ के लाके देगा मैं उसे इनाम दूंगा, क्या मेरा उसके साथ ऑलरेडी कोई कॉन्ट्रैक्ट है? देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल। ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन द अदर हैंड, देयर इज एग्रीमेंट कि मैं अपने गुड्स भेज रहा हूं वाया ट्रक टू द मुंबई, ट्रांसपोर्टर मुझे बोल रहा है कि अगर नहीं पहुंचे तो 10,000 रुपए दूंगा। तो यहां कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हो चुका है। कंटीजेंट एग्रीमेंट उस पर कोलेट्रल है कि वो होगा या नहीं होगा, अकॉर्डिंगली पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो इट्स कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ऑफर। ऑफर के साथ ऐसे कंफ्यूज करने की जरूरत आपको नहीं है। पढ़िए एक बार, ये एग्जांपल इसके अंदर है, जस्ट गो थ्रू, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए। सो ये था कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड दीज आर वेरी मच वैलिड अनलाइक वेचर, ये वेरी मच वैलिड है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं, बेटा ध्यान से सुनिए। एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट ऑन इवेंट हैपनिंग, हैपनिंग पे हमने क्या बोला था? ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। अभी तक मैं आपको एग्जांपल बार बार एक दे रहा हूं कि गुड्स ट्रांसपोर्ट से भेजे, मुंबई पहुंचे या नहीं पहुंचे, उस पर मुझे 10,000 मिलेंगे। तो मुझे 10,000 कब मिलेंगे? ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट, अगर गुड्स 3 दिन में नहीं पहुंचे। देयर कैन बी अनदर एग्जांपल ऑल्सो ऑन हैपनिंग, लाइक ए ने बी को प्रॉमिस किया, आई विल पे यू ₹1 लाख अगर आपका घर बाय फायर डिस्ट्रॉय होता है। ए ने ये बी को बात बोली, तो बी को पैसे कब मिलेंगे? ऑन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट, एंड द हैपनिंग ऑफ इवेंट इज व्हाट? दैट मिस्टर बीज हाउस गेट्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर. So see, if the contingent contract depends upon the happening of an event, then it can be enforced only when the event happens. For example, A promises to pay 5 lakh to B in case the house of B is destroyed by fire. Now in this case, B can recover the amount from A only when his house is destroyed by fire. Here, destroyed by fire is an event on the happening of which amount can be recovered. इससे simple notes नहीं दे सकता, इससे simple book नहीं बन सकती। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगा, इसको पढ़ने के बाद एक बार जो भी आपका स्टडी मटेरियल है उसको जरूर पढ़ें, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, कंटीजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ ए स्पेसिफाइड इवेंट विद इन अ फिक्स्ड टाइम, सेम चीज है। सपोज ए ने बी को बोला, आई विल पे यू ₹5 लाख अगर आपका घर डिस्ट्रॉय बाय फायर होता है अगले 3 सालों के अंदर। कितने? 3 सालों में। देन बी कैन क्लेम द अमाउंट फ्रॉम ए इफ हिज हाउस गेट्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर within 3 years. Within 3 years. अगर 3 साल के बाद आता है तो he cannot claim the amount. So if the contingent contract depends upon the happening of an event, then it can be enforced only when such event happens within a fixed time period, जिसको हम stipulated भी बोलते हैं. For instance, he promises to pay ₹5 lakh in case his house be destroyed by fire in next 3 months. Now in this case, B can recover the amount from A only when his house is destroyed by fire in 3 months. If it is destroyed after, यहाँ ईयर्स था, मंथ्स हो गया, ठीक है, मेक इट करेक्ट प्लीज, इसे आप ईयर्स ही कर लीजिए। चलिए बेशरम, चलो। इफ इट इज डिलेड आफ्टर 3 years, दैट इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। इफ द इवेंट डज नॉट हैपन इन अ फिक्स्ड टाइम पीरियड और इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू परफॉर्म इन दैट टाइम पीरियड, देन कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड एंड इट विल बिकम वॉइड। लाइक 3 साल के अंदर घर में आग नहीं लगी तो बी कैन नॉट क्लेम द अमाउंट, वो वॉइड हो गया। या बिफोर 3 years हुआ क्या, बी जो है वो घर खाली करके चला गया, वो अपना घर किसी और को बेच के चला गया। सो नाउ इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि बी तो उस घर का मालिक ही नहीं है ना, और किसी नए बंदे से हमने कोई प्रॉमिस किया नहीं है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? तो वो घर बेच के ही चला गया। या लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, उसका घर सील कर दिया, खाली हो गया, मतलब सील गया, उसको डिस्ट्रक्ट कर दिया एमसीडी वालों ने आके कि नहीं ये घर फ्लोर ही गलत बना हुआ है, इसको हटाओ। अब जब एमसीडी वालों ने आके फ्लोर ही हटा दिया, तोड़ फोड़ दिया, तो आग क्या लगेगी? समझ में आई बात? तो अगर वो इम्पॉसिबल हो जाता है
या टाइम पीरियड के अंदर नहीं होता है तो कंटीजेंट एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। वैलिड कब है, हाँ जब हो जाए। फॉर इंस्टेंस वही आप एक बार पढ़ लीजिए पूरा का पूरा। परफॉर्मिंग ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स अपॉन द नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, जैसे मैं आपको बार बार वो अपना ट्रांसपोर्ट वाला एग्जांपल दे रहा हूं। If the contingent contract depends upon the non-happening of an event, then it can be enforced only when such event becomes impossible. For example, A agrees to pay B a sum of money if a certain ship does not return. The ship was sunk. Ship डूब गया। तो अब देखो जो नॉन हैपनिंग वाले इवेंट्स होते हैं ना कि नॉन हैपनिंग पे मिलेंगे, तो मैं आपको जो शिप एग्जांपल दे रहा था बार बार, कौन सा अपना गुड्स ट्रांसपोर्ट वाला, वो नॉन हैपनिंग विद इन अ फिक्स टाइम पीरियड था। ये आप देख रहे हैं नॉन हैपनिंग विद इन अ फिक्स टाइम पीरियड था, 3 दिन में पहुंचेंगे यानी। ये दूसरा है, सपोज मैंने यहां से गुड्स भेजे ट्रांसपोर्ट में, उसने बोला सर 3 दिन में पहुंच जाएंगे, और वो क्या बोलते हैं रास्ते में डिस्ट्रॉय हो गए, ट्रक ही डिस्ट्रॉय हो गया, आग लग गई, तो क्या वो पहुंच सकते हैं? द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। सेम वे बात कुछ यहां पर लिखी हुई है, जरा इसे पढ़िए। इफ द कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स अपॉन द नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, देन इट कैन बी इन्फोर्स्ड ओनली व्हेन सच इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। मेरे ट्रांसपोर्टर ने बोला 10,000 रुपए दूंगा अगर गुड्स नहीं पहुंचे, 3 दिन हटा दिए उसने, गुड्स नहीं पहुंचे। सो व्हेन आई कैन क्लेम ₹10,000 फ्रॉम माई ट्रांसपोर्टर? मैं 4 दिन बाद गया, उन्होंने कहा बाबूजी रास्ते में पहुंच जाएंगे। 6 दिन बाद गया, उन्होंने कहा बाबूजी जाम लग रहा है पूरे मुंबई हाईवे पे, पहुंच जाएंगे। फिर 10 दिन बाद गया, उसने कहा बाबूजी ट्रक में गड़बड़ी हो गई थी इसलिए रास्ते में रुक गए, पहुंच जाएंगे। लेकिन 11th डे पता लगता है उसके ट्रक में आग लग गई, ट्रक पूरा जल के खाक हो गया। अब क्या वो मुंबई पहुंच पाएंगे? पहुंच ही नहीं पाएंगे। नाउ इट बिकम्स इम्पॉसिबल। तो अगर नॉन हैपनिंग पे आपका जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो अगर नॉन हैपनिंग पे टिका हुआ है तो उसको आप तभी क्लेम कर सकते हो व्हेन इट बिकम्स इम्पॉसिबल। नॉन हैपनिंग में फिक्स टाइम पीरियड होता तो बात अलग थी, बट अगर सिर्फ नॉन हैपनिंग है, उसमें फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, तो यू कैन क्लेम द अमाउंट ओनली व्हेन इट बिकम्स इम्पॉसिबल। समझ में आया? देखिए जरा। If it becomes impossible, for instance, A agrees to pay B a sum of money if certain ship does not return. The ship was sunk. डूब गया तो आएगा कहां से? The contractor could be enforced as the ship sunk. Here the event is return of ship, and performance of contract depends upon the fact ship doesn't return. That is non-happening of event, and it can be enforced only when it can be proved that in any case ship will not return. That is event रिटर्न ऑफ शिप बिकम्स इम्पॉसिबल। उसी की एक्सप्लेनेशन आपको मैंने बहुत अच्छे से दी है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नोट्स। अपने आप ये पूरी बुक लिखी थी, अपने आप एक एक लाइन खुद की लिखी हुई है। चलिए, परफॉर्मेंस ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स अपॉन नॉन हैपनिंग विद इन अ फिक्स टाइम पीरियड। ये मैं बता चुका आपको, एक बार जस्ट रीड कर लीजिए। When an event on which contract is contingent be deemed impossible if it is future conduct of a लिविंग पर्सन। लिविंग पर्सन ये क्या है? इफ द इवेंट ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट इज कंसिडर्ड इज फ्यूचर कंडक्ट ऑफ ए लिविंग पर्सन एंड द फ्यूचर कंडक्ट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, द कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्सेबल। बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, उससे आपको सारी बातें समझ में आएंगी, और यही एग्जांपल आपसे, कोई और नहीं दूंगा नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ए एग्रीज टू पे बी अ सम ऑफ मनी इफ ए मैरीज सी। ए ने बी को क्या बोला कि अगर उसकी शादी सी के साथ हो गई, आई विल पे यू सर्टेन सम ऑफ मनी। ए ने बोला किसको? बी को। सी मैरिज डी, अब सी ने शादी कर ली डी से। नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सी डी से डिवोर्स ले लो, उसके बाद ए से शादी करे, बट दैट्स अ फ्यूचर कंडक्ट ऑफ ए लिविंग पर्सन कि सी डी से डिवोर्स ले, उसके बाद ए से शादी करे, which is almost impossible. See, the marriage of A to C is now to be considered impossible, although it is possible that D may die or he may take she may take divorce and that C may afterwards marry A. But इसको यहाँ पर unenforceable माना जाएगा, enforce नहीं कर सकते। क्या लिखा हुआ था? If the event on which contract is contingent, यहां पर अगर इस चीज को हम लिंक करें, इफ द इवेंट ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट इज कंटीजेंट, सिर्फ इतनी सी लाइन, इवेंट जिस पे कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट है, यहां पर क्या है वो चीज कि बी को पैसे मिलेंगे,
द इवेंट ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट इज कंटीजेंट, बी को पैसे मिलेंगे जब ए की शादी सी से होगी, इज फ्यूचर कंडक्ट ऑफ ए लिविंग पर्सन। लिविंग पर्सन कौन? बी। अब उसका फ्यूचर कंडक्ट मतलब उसकी शादी ए से हो, एंड दैट फ्यूचर कंडक्ट इज ऑलमोस्ट इंपॉसिबल। बट अब वो ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है क्योंकि उसकी शादी ऑलरेडी डी से हो गई। द कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी इन्फोर्सेबल, वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा। आप समझ में आ गया? जितना जितना मैंने पढ़ा है उतना उतना अंडरलाइन करो और एग्जाम्पल को अंडरलाइन करो और नंबर वन करो। जैसे यहां पे इफ द इवेंट ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट इज कंटीजेंट, नंबर 1 इसको दो, क्या है? ए एग्रीज टू पे बी अ सम ऑफ मनी, ए मैरिज सी। ये लाइन यहां से लिंक होती है। इस फ्यूचर कंडक्ट ऑफ ए लिविंग पर्सन, फ्यूचर कंडक्ट ऑफ ए लिविंग पर्सन मीन्स बी मैरिज सी, एंड दैट फ्यूचर कंडक्ट इज ऑलमोस्ट इंपॉसिबल बिकॉज शी हैड ऑलरेडी मैरिड डी, द कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट विल बी इन्फोर्सेबल। अब समझ में आ गया पक्का? Agreement contingent on impossible event. Now what exactly it is? A contingent agreement to do or not to do anything if any impossible event happens. मैं तेरे लिए तारे तोड़ लाऊंगा अगर तू मुझसे शादी कर ले। Oh, what is this? Is it practically possible to तारे तोड़ लाना? To break out the stars? You're getting my point or not? So the impossibility of the event may be or may not be known to the parties at the time when they enter in. चाहे impossibility के बारे में कॉन्ट्रैक्ट करते हुए पता है या नहीं पता। Suppose A ने B को बोला कि मैं तेरे लिए ये वाली गाड़ी ले आऊंगा अगर तूने मेरे से शादी कर ली, और पता लगा उसकी प्रोडक्शन ही बंद हो गई है। तो impossibility के बारे में पता है या नहीं पता, it doesn't matter at all. But if the contingency, if the matter is itself impossible, then contingent is void. Just एक बार आप इसे पढ़िए, आपको दोनों एग्जाम्पल समझ में आ जाएंगे। X agrees to pay 1000 to Y if he will draw a tangent line which will not touch any other line. टेंजेंट का तो मकसद ही होता है भाई कि वो किसी को टच करेगा, yes or no, otherwise टेंजेंट कहां से होगा? तो इट इज इम्पॉसिबल। समझ में आ गया? Thereafter I have a difference for you in the wagering and contingent. इसे प्रिपेयर कर ले, अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं, आपने वीडियोस देख ली। इसको एक जरूर प्रिपेयर करें, क्वेश्चन 4 से 5 नंबर का थ्योरी के फॉर्म में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं, ये वॉइड होते हैं, कोलेटरल यहाँ वैलिड होता है, वही सारे बातें वही लिखी हुई हैं, कुछ भी इसके अंदर नया नहीं है। जस्ट प्रिपेयर इट। थैंक यू सो मच।